संधान की इस व्याख्यान श्रेणी में आज फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग काव्य के हेतु और प्रयोजन पर बात करने वाले हैं। मेरे साथ इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए उपस्थित है गोजारिया कॉलेज से डॉक्टर भरत भाई पटेल। मैं उनका भी यहाँ स्वागत करता हूँ। विद्यार्थी मित्रों, हम लोगों ने पिछली बार काव्य के लक्षण और काव्य के प्रकारों पर बहुत विस्तार से चर्चा की थी। आज हम लोग इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए काव्य के हेतु और प्रयोजन पर बात करेंगे। कवि जब कविता में प्रवृत्त होता है या काव्य लिखता है, या हम अगर इसको हमारे भारतीय अर्थ में देखें तो साहित्यकार जब साहित्य की रचना करता है तो आखिरकार दो बातें हमारे सामने खास आती है कि साहित्यकार क्यों साहित्य में प्रवृत्त होता है या इस प्रवृत्ति को वो क्यों करता है। और इसके बाद एक मुद्दा और आता है, एक और बात हमारे सामने आती है कि आखिरकार साहित्य को लिखने के पीछे साहित्यकार का उद्देश्य क्या है, साहित्यकार क्यों काव्य में प्रवृत्त होता है। ये दोनों मुद्दों की चर्चा आज का हमारा लक्ष्य है, आज का हमारा विषय है। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने काव्य के हेतुओं पर बड़े विस्तार से प्रकाश डालूंगा। इसके बाद भरत भाई आप लोगों को काव्य के प्रयोजन के बारे में समझाएंगे। तो जब हम काव्य हेतु के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि भाई काव्य हेतु माने क्या। सबसे पहला सवाल, किसे हम काव्य हेतु कहते हैं। तो हमारे भारतीय काव्य शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि कवेः कर्म काव्यम, यानी कवि का जो कर्म है वही काव्य कहलाता है। अब ये जो काव्य है वो कारण सापेक्ष होता है। कवि जब कविता में प्रवृत्त होता है तो इसके पीछे कोई ना कोई एक कारण होता है, कोई ना कोई एक इसके लिए कोई कारण जिम्मेदार होता है जिसके कारण कवि कविता की तरफ जाता है, काव्य में प्रवृत्त होता है। ये जो कारण है उसी को काव्य शास्त्र में हेतु कहा गया है। कारण ही हेतु है। कवि को कविता की ओर ले जाने वाला जो कारण है वही कविता का या काव्य का हेतु है। हम इसको और ज़्यादा स्पष्ट इस तरह से कर सकते हैं कि काव्य हेतु वह शक्ति है जिससे कवि रचना में प्रवृत्त होता है। तो जिसकी बदौलत काव्य रचा जाता है या कवि कविता की ओर प्रवृत्त होता है, काव्य रचना में प्रवृत्त होता है, इसके लिए जो कारणभूत बनता है कोई परिस्थिति, तो उसे या कोई शक्ति, उसे हम काव्य के हेतु कह सकते हैं। बड़े विस्तार से हमारे भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य के हेतु पर विचार हुआ है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। आप अगर देखेंगे तो काव्य के हेतु के बारे में आचार्यों के मत, हमारे भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य शास्त्र पर विचार करने वाले जो विद्वान हैं उन्हें आचार्य कहा जाता है। तो उन आचार्यों के अपने अलग अलग मत हैं और उन्होंने अलग अलग काव्य के हेतुओं की चर्चा की है। सबसे पहले अगर हम हमारे भरत मुनि के बाद जिनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है और जिनका अलंकार शास्त्र में बहुत बड़ा योगदान है, ऐसे आचार्य भामह की अगर बात करें तो सबसे पहले उन्होंने काव्य के हेतुओं की चर्चा की है और उन्होंने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन तीनों हेतुओं की चर्चा की है। इन तीन में से भामह ने खास करके प्रतिभा को, शक्ति को ज़्यादा यानी महत्वपूर्ण बताया है, यानी उसको मुख्य हेतु के रूप में उन्होंने इसका स्वीकार किया है। बात के दो जो है व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन दोनों को उन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया या उन्होंने इसको गौण हेतु माना है। भामह के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाने का योगदान जो है या श्रेय जाता है आचार्य दंडी को। आचार्य दंडी भी बहुत बड़े या जिन्हें हम कह सकते आदरणीय अलंकारवादी आचार्य है। तो उन्होंने खास करके आप देखेंगे कि प्रतिभा, शास्त्र का ज्ञान और अभ्यास, इन तीनों काव्य हेतुओं की चर्चा की है।
भामह और दंडी में जो अंतर है वो ये है कि भामह प्रतिभा को सबसे महत्वपूर्ण हेतु के रूप में स्वीकार करते हैं। वो मानते हैं कि बिना प्रतिभा के काव्य की रचना नहीं हो सकती। दंडी ने इससे थोड़ा असहमत होते हुए ये बताया है कि मात्र प्रतिभा का महत्व नहीं है, प्रतिभा के साथ साथ व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन दोनों का भी महत्व स्वीकार किया है। तीनों मिलकर ही कवि जो है वो कवि को कविता की ओर या काव्य की ओर ले जाते हैं, या कवि काव्य में प्रवृत्त होता है। तीनों हेतुओं से, तीनों कारणों इसके लिए जिम्मेदार है, ऐसा दंडी मानते हैं। तो दंडी के बाद जो महत्वपूर्ण आचार्य जिनका मतलब इसमें योगदान है वो है वामन, आचार्य वामन। आचार्य वामन ने हालांकि काव्य हेतु को काव्यांग कहा है, और इन्होंने इसके लिए 3 हेतु बताए हैं, लोक, विद्या और प्रकीर्ण। अब अगर अर्थों को हम देखेंगे तो वही बात है कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, यही तीनों चीज़ है जिनको उन्होंने दूसरे शब्दों में हमारे सामने रखा है। काव्य हेतु के लिए उन्होंने काव्यांग शब्द, काव्य के अंग ऐसा शब्द प्रयोग किया है, और इसके बाद इस परंपरा को आगे बढ़ाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है वो है रुद्रट और कुंतक। रुद्रट और कुंतक ने भी 3 काव्य हेतु स्वीकार किए हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। इसके बाद देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो आगे आते हैं वो है आचार्य राजश्रेखर, और इन्होंने काव्य के हेतु में शक्ति, काव्य हेतु में खास करके प्रतिभा को उन्होंने शक्ति कहा है, और शक्ति को ही महत्वपूर्ण काव्य हेतु माना है। उन्होंने ये कहा है कि शक्ति कर्ता है जबकि प्रतिभा और व्युत्पत्ति कर्म है, यानी कर्ता से कर्म होता है। मुख्य जो है, मूल जो है वो शक्ति है, प्रतिभा है, और उसी से बाद में प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास वगैरह आदि इसको आ जाते हैं। यानी मुख्य जो उन्होंने शक्ति का स्वीकार किया है, और इसके बाद इस चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण नाम जो आता है वो है आचार्य मम्मट का, जिन्होंने प्रयोजनों के बारे में भी बड़े विस्तार से बात की है अपने काव्य प्रकाश में, और काव्य हेतुओं के बारे में भी। तो मम्मट ने भी इन्होंने जो बताई हैं 3 हेतु स्वीकार किए हैं, शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। 3, शक्ति माने प्रतिभा, व्युत्पत्ति माने निपुणता, उन्होंने व्युत्पत्ति को निपुणता कहा है, और इसके बाद जो तीसरा है वो है अभ्यास। आचार्य मम्मट जो है वह शक्ति को बहुत महत्व देते हैं और कवित्व का बीज रूप स्वीकार करते हैं। इसके बाद उन्होंने दूसरा महत्व जो दिया है वो व्युत्पत्ति, उसको वो निपुण का कहते हैं। यानी निपुणता माने क्या, तो शास्त्रों का अध्ययन और इसके कारण कवि जो है वो निपुण बनता है, अपने विषय में अधिक ज्ञानी बनता है, और इसके बाद निरंतर प्रयत्न से वो उस कार्य को संपन्न करता है, उसको उन्होंने अभ्यास किया है। तो ये 3 हेतुओं की चर्चा आचार्य मम्मट ने भी अपने ग्रंथ में, अपने काव्य प्रकाश में की है। कुल मिलाकर बात जो तय होती है वो ये कि काव्य के 3 हेतु है। लगभग सभी आचार्यों ने इस बात का स्वीकार किया है कि काव्य के 3 हेतु है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। इन तीनों के कारण कवि काव्य में प्रवृत्त होता है या काव्य की रचना करता है। इसके लिए कारणभूत ये 3 चीज़ें हैं। इन्हीं को हमारे भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य के हेतु कहा गया है। तो अब अगर हम देखें कि क्या है ये प्रतिभा, क्या है ये व्युत्पत्ति और अभ्यास, तो सबसे पहले अगर हम प्रतिभा की बात करें तो लगभग सभी आचार्यों ने प्रतिभा को महत्वपूर्ण माना गया है। प्रतिभा माने शक्ति। ऐसा कहा गया है हमारे यहाँ कि भाई कवि जो है वो बनते नहीं है, कवि जन्म लेते हैं। यानी ये जो प्रतिभा होती है, जो शक्ति होती है, वो जन्मजात होती है, ईश्वर दत्त होती है। ईश्वर के द्वारा ही ये प्रतिभा कवि को मिली हुई होती है। इसी प्रतिभा से
कवि के भीतर नई नई कल्पनाएं जागृत होती है। कवि जो है कविता की ओर जाता है, उसकी कल्पना शक्ति, उसकी संवेदनशीलता, ये सारी चीज़ें जो कवि में ज़्यादा महत्व रखती है वो कहीं ना कहीं प्रतिभा के कारण है। मम्मट ने इस प्रतिभा को एक संस्कार के रूप में देखा है कि भाई शक्ति जो है वो एक संस्कार है। मैंने यहाँ लिखा भी है, शक्ति ही कवित्व बीज रूपः संस्कार विशेष। यानी ये जो प्रतिभा है, जो शक्ति है, वह एक संस्कार विशेष के रूप में कवि में जन्मजात होती है और वही शक्ति, वही प्रतिभा जो है वो कवित्व का बीज बनती है। मैं समझता हूँ कि अगर हमारे पास अच्छी ज़मीन है, पानी की व्यवस्था है, बावजूद इसके अगर हम बीज को नहीं बोते तो पौधा पा नहीं सकते। तो जो बीज का महत्व है वही महत्व शक्ति का भी है कविता में। कोई भी आदमी कविता नहीं लिख सकता। कवि जो है उसके अंदर कुछ ऐसी विशेष प्रतिभा होती है जिसके बलबूते पर उसकी अपनी कल्पनाशीलता का विकास होता है, उसकी अपनी संवेदनशीलता में निखार आता है और इसके कारण वह दूसरों से अलग आसपास की चीज़ों को देख सकता है, आसपास के जीवन को देख सकता है और उस जीवन को, उस अपने अनुभवों को वो कविता में उतारता है। तो सबसे ज़्यादा महत्व जो है वो प्रतिभा का है। प्रतिभा कोई चाहे तो भी खरीद नहीं सकता। कहीं न कहीं ये ईश्वर दत्त होती है, ये जन्मजात मिली हुई होती है और इसी के बलबूते पर कवि जो है अच्छा कवि बनता है। तो सबसे महत्वपूर्ण अगर हेतुओं में है तो वह है प्रतिभा, जिसको हम शक्ति भी कह सकते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा जो हेतु है वो है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति के लिए अलग अलग शब्द शास्त्रों में मिलते हैं। इसको मम्मट ने निपुणता कहा है, इसको हम बहुज्ञता भी कह सकते हैं। क्या है व्युत्पत्ति माने? तो ऐसा कहा जाता है कि व्युत्पत्ति माने शास्त्रों का ज्ञान, अध्ययन मनन के द्वारा जो विशेष ज्ञान प्राप्त किया जाता है। कविता मात्र प्रतिभा से, कोई कवि ऐसा है कि जिसमें बहुत प्रतिभा है, जन्मजात बहुत शक्ति है, वह कविता लिख सकता है लेकिन उसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, उसे छंदों का ज्ञान नहीं है, उसे व्याकरण का ज्ञान नहीं है, तो ये बिल्कुल समझ में आ सकता है कि वो अच्छी कविता नहीं लिख सकेगा। तो प्रतिभा के साथ साथ उसे उचित ज्ञान का प्राप्त करना भी बहुत ज़रूरी है। तो निपुणता कैसे आती है? तो व्याकरण, कोश, पुराण, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, अन्य शास्त्रों का जो ज्ञान है, असाधारण ज्ञान, जिसको मनुष्य जो है वो अपने बहुत व्यापक अध्ययन मनन से, चिंतन से प्राप्त करता है और इसी से व्युत्पत्ति से काव्य रचना भी निखरती है और इसके साथ साथ खास करके कवि की प्रतिभा में भी एक निखार आता है। कवि की प्रतिभा अधिक शक्तिशाली बनती है। जिसमें प्रतिभा है और अगर व्युत्पत्ति भी आ जाती है, अगर शास्त्रों का उचित ज्ञान भी आ जाता है, निपुणता आ जाती है, तो निश्चित तौर पर उसकी कविता जो है वो निखर जाती है। कवि जो है वो असाधारण कवि बन सकता है। यह निपुणता जो है कई बार मात्र चिंतन मनन से, पठन से नहीं आती, अनुभवों से भी आती है, निरीक्षण शक्ति से भी आती है। इसका बड़ा व्यापक अर्थ है। यहाँ मात्र पढ़ना और पढ़ने से ही ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन मनुष्य का अनुभव, बहुत व्यापक अनुभव। कई बार ऐसा होता है कि हम एक रास्ते से गुजर जाते हैं लेकिन अपने आसपास के प्राकृतिक वातावरण को या प्राकृतिक उपकरणों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, हम उनके सामने तक देखते नहीं हैं। और एक व्यक्ति ऐसा है जो अपने आसपास की छोटी छोटी चीज़ों को देखता हुआ, यानी उसके पास सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति है, स्वाभाविक है कि उसका अपना ज्ञान बढ़ेगा, तो उसके अंदर वो निपुणता आएगी। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि व्युत्पत्ति माने निपुणता, बहुज्ञता जो है वह पठन से, चिंतन मनन से, अनुभवों से और निरीक्षण शक्ति से आती है और इससे प्रतिभा भी निखरती है और साथ ही साथ इससे काव्य रचना में भी निखार आता है।
इसके बाद जो तीसरा जो हेतु है वो है अभ्यास। गुजराती में अभ्यास शब्द का अर्थ थोड़ा सा अलग है। अभ्यास यानी अध्ययन। हिंदी में जब हम अभ्यास कहते हैं तो अभ्यास का मतलब होता है, जिसको हम अंग्रेजी में प्रैक्टिस कहते हैं, निरंतर किया जाने वाला प्रयत्न, निरंतर किया जाने वाला प्रयास माने अभ्यास। तो अभ्यास को जब हम काव्य हेतु के रूप में देखते हैं तो ऐसा कहते हैं कि भाई अभ्यास एक साधना है, निरंतर श्रम और प्रयत्न से इसे हासिल किया जा सकता है, इसे सिद्ध किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य में या किसी कवि में अद्वितीय प्रतिभा है, बहुत चिंतन मनन और अनुभवों से उसके पास व्युत्पत्ति भी है, निपुणता भी है, लेकिन वो श्रम नहीं कर सकता, वो प्रयत्न नहीं करता, वो इसके लिए मेहनत नहीं करता, तो निश्चित तौर पर वो अच्छी कविता या अच्छे काव्य की रचना नहीं कर पाएगा। तो प्रतिभा और व्युत्पत्ति तभी सफल हो सकते हैं जब वो निरंतर अभ्यास करता है। तो ये इसको एक साधना के रूप में, एक ऐसी श्रम के रूप में देखा जाता है। हमारे भारतीय काव्यशास्त्र में अनेक आचार्य ऐसे हैं जिन्होंने अभ्यास को ज़्यादा महत्व दिया है। कविता को प्रभावशाली बनाने में अभ्यास का महत्व जो है, या अभ्यास का योगदान बहुत ज़्यादा विद्वानों ने स्वीकार किया है।